नमस्कार बच्चों। औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आज हम इन्हें जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे औपचारिक संगठन यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। कोई भी उद्यम हो, वहाँ कुछ नियम और प्रक्रियाएं होंगी। यही नियम और प्रक्रियाएं कर्मचारियों के बीच में कार्य संबंध अर्थात वर्क रिलेशंस स्थापित करेंगी। यही नियम और प्रक्रियाएं सुचारू रूप से उद्यम को सुगम बनाते हैं, उसके संचालन को सुगम बनाते हैं। साथ ही साथ वे कर्मचारियों के बीच में बातचीत का एक व्यवस्थित प्रवाह यानी कि वेल अरेंज्ड फ्लो शुरू कर देते हैं। प्रभावी रूप से यह सब एक औपचारिक संगठन के माध्यम से ही हो पाता है। संगठन के जो लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए प्रबंधक द्वारा या प्रबंध द्वारा जो निर्मित संगठन संरचना होती है उसी को औपचारिक संगठन कहा जाएगा। तो औपचारिक संगठन में अधिकार, जिम्मेदारी तथा हिसाब देयता का निश्चित मापदंड होता है। अधिकार जिम्मेदारी यानी कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तथा हिसाब देता यानी कि अकाउंटेबिलिटी, इनके सेट पैरामीटर्स यहाँ पर काम करते हैं। तो विभिन्न गतिविधियाँ होंगी, उनके बीच में व्यवस्थित समन्वय के साथ ये जो औपचारिक संगठन है, यह संगठन के लक्ष्यों को पाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि वह लक्ष्य उपलब्ध हो जाए। तो उद्यम के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना तथा विविध कार्यपदों के बीच में विभिन्न कार्यपद यानी कि विविध विविध प्रकार के जो वर्क डेजिग्नेशन है उनके बीच में जो अंतर संबंध है यानी कि आपस के जो संबंध है विभिन्न डेजिग्नेशंस के, उनकी प्रकृति को डिफाइन करना कि किस पद की क्या प्रकृति है उसको तय करना। और इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक लक्ष्यों को सामूहिक रूप से आप पाना सुनिश्चित कर लें। औपचारिक संगठन एक उद्यम के भीतर विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, परस्पर समन्वय यानी कि आपस में समन्वय और एकीकरण यानी इंटीग्रेशन की सुविधा प्रदान करता है। यह पारस्परिक संबंधों पर अधिक जोर दिए बिना काम पर अधिक जोर देता है, यानी कि पर्सनल जो संबंध हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन यह वर्क पर ध्यान देना पसंद करता है, जिसको हम औपचारिक संगठन बोलते हैं। इसके लाभ यह हैं कि औपचारिक संगठन कर्मचारियों के बीच जो भी संबंध है उनको स्पष्ट कर देता है, इसीलिए जिम्मेदारियों को निभाना आसान हो जाता है। दूसरा, जो आदेश होते हैं उनकी एक स्थापित श्रृंखला आदेश की एकता बनाए रखती है, यानी कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति आदेश देगा और उसमें आदेश एक ही दिशा में चलता रहेगा, उसमें कंट्राडिक्शन नहीं होंगे। अलग अलग लोगों के आदेशों में भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं होंगे। औपचारिक संगठन में प्रत्येक सदस्य के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। व्यक्तिगत भूमिका में कोई अस्पष्टता या भ्रम नहीं होता। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित प्राधिकार लेने की शक्ति सौंपी जाती है। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति के पास कुछ अथॉरिटी होंगी। ठीक है। एक औपचारिक संगठन में नियमों प्रक्रियाओं की स्पष्ट परिभाषा होती है तथा अधिकारी अधीनस्थ संबंध भी स्पष्ट रूप से होते हैं। देखिए, नियम क्या हैं, प्रक्रियाएं क्या हैं, ये एक तो स्पष्ट रूप से ये बताई जाएंगी। साथ ही साथ अधिकारी अधीनस्थ संबंध यानी कि सीनियर और सबॉर्डिनेट का जो संबंध होता है वह भी क्लियरली वेल डिफाइंड होता है। ठीक है। अगर हम इसके लाभों में एक लाभ और जोड़ना चाहें तो औपचारिक संगठन व्यक्तिगत संबंधों की तुलना में संगठन के लक्ष्यों की उपलब्धि पर ज़्यादा जोर देता है। हानियों की अगर बात करें तो औपचारिक संगठन में निर्णय लेने की गति धीमी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि किसी भी संगठनात्मक आवश्यकता को संबोधित करने से पहले आदेशों की संबंधित श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। आदेशों को संबंधित श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। श्रृंखला का मतलब जैसे अगर मान लिया आप एक विद्यालय की बात करें तो यह एक औपचारिक संगठन है। अगर कोई भी बात बच्चों के ऊपर लागू करनी है तो सबसे पहले प्रबंध समिति से तय करेंगे, फिर प्रधानाचार्य के जी के माध्यम से जो क्लास इंचार्ज हैं उन तक बात पहुंचेगी। क्लास इंचार्ज अपने क्लास टीचर्स को बताएंगे, क्लास टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे, फिर विद्यार्थियों को वह नियम या उपनियम जो नए बने हैं उन्हें फॉलो करना होगा। तो आप देखेंगे इसमें निर्णय के क्रियान्वयन में समय लगता है। औपचारिक संगठन जो होते हैं इनका नेचर होता है कि ये बहुत रिजिड होते हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को महत्व नहीं देते। संगठन की पद्धतियाँ और रचनात्मक प्रतिभा को समुचित मान्यता यहाँ नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनकी पद्धतियों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम यूँ कहें कि हानि क्या है, तो औपचारिक संगठन मनुष्यों को सामाजिक प्रकृति में ध्यान
सामाजिक प्रकृति को ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि यह केवल संरचना और काम के बारे में बात करता है। यह मानवीय संबंधों, प्रतिभाओं, इनकी अवहेलना करता दिखता है। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक संगठन की। देखिए, जो अनौपचारिक संगठन होता है, अगर आप इसे समझना चाहें, हम नियमित रूप से कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो हम उनके साथ थोड़ा थोड़ा इनफॉर्मल होते चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उनके साथ पारस्परिक संबंध विकसित करते हैं, जो केवल काम के उद्देश्यों पर आधारित नहीं होते। इस तरह के भी संबंध स्थापित होते हैं जो थोड़ा सा दोस्ताना हो सकते हैं। रिश्ते साझा हितों के कारण उत्पन्न होते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन अगर आपको जैसे पता चलता है कि आपका सहकर्मी उसी फुटबॉल क्लब को पसंद करता है जिसके आप प्रशंसक हैं, तो आपस में आप के और उस सहकर्मी के बीच में कुछ सामान्य संबंध बनने, इनफॉर्मल संबंध बनने लाजमी है। जैसे एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और इनका जो औपचारिक स्टेटस है कि वो क्लासमेट हैं, लेकिन उसी क्लास में आप देखें कुछ बच्चे एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो जाते हैं। तो क्लासमेट होना ये औपचारिक संबंध है, लेकिन अच्छा दोस्त हो जाना ये अनौपचारिक संबंध है। तो ध्यान रखिएगा कि औपचारिक संबंधों के बीच में अनौपचारिक संबंध स्वतः विकसित हो जाना लाजमी है, स्वाभाविक है। तथ्य की बात के रूप में अनौपचारिक संगठन जो है वह औपचारिक संगठन से ही बनता है। जैसे आप क्लासमेट हुए, उसके बाद आप दोस्त हुए। ऐसा इसलिए है कि जब लोग अक्सर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो हम उन्हें एक कठोर और पूरी तरह से औपचारिक संरचना में बांध कर नहीं रख सकते, उन्हें बाध्य नहीं कर सकते कि वो केवल औपचारिक ही रहें। इसके बजाय वे संगठन में दोस्ती, सामाजिक समूहों का भी विकास करते हैं और स्वयं ही अनौपचारिक संगठन का निर्माण होता चला जाता है। यूँ कह सकते हैं कि अनौपचारिक संगठन का निर्माण औपचारिक संगठन की वजह से होता है, लेकिन स्वतः होता है, और औपचारिक संगठन प्रबंधकीय प्रयास से डेवलप होते हैं। तो औपचारिक संगठन के विपरीत अनौपचारिक संगठन तरल है, लिक्विड है। लिक्विड वह होता है जिसे आसानी से, जिसका रंग, रूप, आकार बदला जा सकता हो। इसके लिए कोई लिखित या पूर्व निर्धारित नियम नहीं होते। अनिवार्य रूप से यह उन सदस्यों के बीच सामाजिक संबंधों का एक जटिल नेटवर्क है जो अनायास अपने आप पैदा होते हैं। औपचारिक संगठन के विपरीत इसे प्रबंधन द्वारा मजबूर या नियंत्रित नहीं किया जाता। इसके अलावा प्रबंध व्यवहार के मानक समूहों के मानदंडों से विकसित होते हैं। जो व्यवहार के मानक हैं वो समूह के मानदंडों से विकसित होते हैं, यानी कि जो ग्रुप है वह तय करेगा कि हमारे बीच में व्यवहार कैसा हम करेंगे। पूर्व निर्धारित नियम तय नहीं करेंगे और ना ही पूर्व निर्धारित मानदंड तय करेंगे। इसीलिए आप देखिए, अनौपचारिक जो संबंध होते हैं उसमें आज कुछ नियम फॉलो किए जा रहे हैं, कल कुछ नियम फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि वो आपसी सहमति और स्वीकृति के आधार पर तय होते हैं और बदलते भी रहते हैं। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन का पूरक होता है और प्रबंधन के सभी स्तरों पर पाया जाता है। अनौपचारिक संगठन नितांत व्यक्तिगत है, जो नियम और विधियों की अपेक्षा मानवीय व्यवहार और रुचि से प्रेरित होता है। और ध्यान रखिएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां अनौपचारिक संगठन के महत्व को समझती हैं, इसीलिए एक निश्चित समय के बाद वहाँ व्यावसायिक मीटिंग्स के साथ साथ पार्टीज भी होती रहती हैं। ठीक है, इनका एक अपना महत्व है। लाभ और हानि की अगर हम बात करें, लाभों में इस प्रकार के संगठन में संप्रेषण को परिभाषित श्रृंखला का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई परिभाषित स्केलर चेन नहीं है कि मतलब ये उनसे कहेंगे, फिर वो उनसे कहेंगे, फिर अपने जूनियर से, फिर अपने जूनियर से। इसमें कोई भी व्यक्ति ए बी से कहे, सी से कहे, डी से कहे, ई से कहे, ऐसी ज़रूरत नहीं। ए डायरेक्टली ई से बात कर सकता है या ई डायरेक्टली ए से बात कर सकता है। तो यहाँ कोई स्केलर चेन नहीं है। इसके बजाय विभिन्न मार्गों से होकर के आप संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन यानी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि औपचारिक संगठन के सापेक्ष यानी तुलना में एक अनौपचारिक संगठन में संचार, कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से होता है। और आप जानते हैं कि मनुष्य एक सोशल एनिमल है, यानी कि सामाजिक प्राणी है, और हमारे अस्तित्व के भीतर सामाजिकरण की आवश्यकताएं मौजूद हैं। यानी कि हम अंदर से सभी लोग सोशलाइज होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में लोग हमें जाने, पहचाने, और हम समाज से जुड़ना चाहते हैं। तो अनौपचारिक संगठन जो होता है वह यह तय करता है, सुनिश्चित करता है कि उद्यम के भीतर सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण हो, और जिससे सदस्यों को अपनेपन और कार्य संतुष्टि का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि वह उस संगठन के एक हिस्सा है, वह भी उस संगठन का एक हिस्सा है। अनौपचारिक संगठन लक्ष्यों को प्राप्त करने में औपचारिक संगठन की कमियों को दूर करने में हेल्प करता है। आप जानते हैं औपचारिक संगठन की तमाम कमियां हैं, ऊपर आपने पढ़ी। उनकी कमियों को ये काफ़ी हद तक दूर कर देता है, मगर इसके कुछ हानियां भी हैं। वो हानियां कौन कौन सी हैं? अनौपचारिक संगठन स्वैच्छिक है और इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी अफवाहें फैल सकती हैं।
फिर हम अनौपचारिक संगठन का प्रबंधन और नियंत्रण भी नहीं कर सकते। कभी कभी परिणाम स्वरूप यह उद्यम के भीतर अराजकता का जो है कारण भी हो सकता है। यह महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है कि अनौपचारिक संगठन जो होते हैं उनके समर्थन के बिना परिवर्तनों को प्रभावित करना और उनको लागू करना संभव ही नहीं है। यह उद्यम की वृद्धि और गिरावट दोनों की तरह से काम कर सकता है, यानी कि एक खतरा भी हो सकता है अगर इसे सही से साधा ना जा सके। तीसरी जो हानि हो सकती है वह यह है कि ये मानकों और व्यवहारों के अनुरूप कार्य नहीं करते। यदि इस तरह के व्यवहार संगठनात्मक हितों के खिलाफ हो जाएं तो कभी कभी वे संगठन के विघटन यानी कि उसके खात्मे का कारण भी बनते हैं। क्या अंतर है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच? आपने अभी जिन दोनों पॉइंट्स को पढ़ा है उसके आधार पे हम अगर देखें दोनों में क्या अंतर है, तो उद्भव, नियम और सिद्धांतों के आधार जानबूझकर इसकी स्थापना की जाती है, इसका विकास किया जाता है। और अनौपचारिक संगठन जो है ना वो अंतः वैयक्तिक क्रियाओं के साथ स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, स्वतः उत्पन्न होते हैं। उद्देश्य की बात करें तो प्रबंध द्वारा निर्धारित कार्यों को संपन्न करना औपचारिक संगठन का उद्देश्य है, और अनौपचारिक संगठन का उद्देश्य होता है समूह के सदस्यों को सामाजिक संतुष्टि उपलब्ध करवा देना। संहिता चार्ट। औपचारिक संगठन में एक लिखित संहिता या चार्ट होता है जिसमें प्रत्येक कार्मिक के उत्तरदायित्व या कार्य लिखे होते हैं, यानी कि किस व्यक्ति का क्या कर्म, क्या उत्तरदायित्व है और क्या उसका कार्य है, ये लिखा होगा। कहाँ? औपचारिक संगठन में, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जो इनफॉर्मल अनौपचारिक संगठन है उसमें कोई भी आचार संहिता नहीं होती, लिखित नहीं होती, अलिखित होती है। और इसके द्वारा समूह में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान या प्रभाव अपेक्षित रहता है कि हाँ, हर व्यक्ति क्या करेगा, क्या योगदान उसका रहेगा, ये तो अपेक्षित होगा, लेकिन ये अलिखित होगी, इन रिटर्न नहीं होगी। स्थायी तो अनौपचारिक संगठन सामान्यतः स्थायी होते हैं, अनौपचारिक अस्थायी प्रकृति के होते हैं और जल्दी जल्दी बनते और बिगड़ते रहते हैं, फिर नए नए बनते हैं। अनौपचारिक संगठन छोटे छोटे और औपचारिक संगठन बड़े होते हैं। परस्पर आश्रितता। औपचारिक संगठन प्रारंभ में स्वयं होता है लेकिन बाद में अनौपचारिक संगठन का प्रयोग करते दिखता है। अनौपचारिक संगठन तब तक अस्तित्व में आते नहीं जब तक कि औपचारिक संगठन अस्तित्व में होते ही नहीं हैं। इसके बाद हम जानेंगे प्राधिकार, प्रत्यायोजन या भारार्पण क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ध्यान से सुन लीजिएगा। डेलीगेशन का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि कोई पदाधिकारी है, कोई अधिकारी है, संगठन छोटा हो या बड़ा हो, कोई ना कोई पदाधिकारी तो होगा ही होगा। उच्च श्रेणी का वो पदाधिकारी होगा, पूरे संस्थान की सारी क्रियाओं का वह बड़े दक्षतापूर्वक यानी कि इफिशिएंटली उनका संचालन करता है। लेकिन प्रबंधक अकेला सारे कार्य का निष्पादन स्वयं कर ले, ऐसा नहीं हो पाता है। वह अपने नीचे काम करने वाले जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं उनके बीच में उनकी योग्यता के अनुसार वह कार्य का बंटवारा करता है और उनसे काम करवाता है। प्रबंधक अपने उत्तरदायित्व को अपने अधीनस्थों के साथ बांट करके कार्य को विभाजित करता है और कुछ अलग अलग कार्य अपने अधीनस्थों को वह सौंपता है। उत्तरदायित्वों को बांटने के बाद प्रबंधक जिन लोगों को कोई उत्तरदायित्व देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, उन्हें कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी देगा, क्योंकि आप जानते हैं बगैर अथॉरिटी के आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ही नहीं सकते। मान लिया मम्मी ने और पापा किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन है, तो वह अगर आपको ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप उसका ध्यान रखना, तो इसका मतलब है कि आपको वह कुछ अथॉरिटी भी दे के जा रहे हैं। अथॉरिटी क्या होगी? मम्मी पापा की अनुपस्थिति में आपका वह छोटा भाई बहन आपकी द्वारा दिए गए निर्देशों की आज्ञा का पालन करेगा। जो वो मम्मी पापा की बात को मानता था वह अब दिन भर जब तक माता पिता अनुपस्थित रहेंगे तब तक वह आपकी बात को मानने के लिए विवश होगा, क्योंकि वो अथॉरिटी आपको, जब वो जिम्मेदारी आपको देगा कि इसका ध्यान रखना, तो अगर आप कुछ कहते हैं तो वह उसे मानेगा। उसे लग जाता है कि हाँ अब तो इन्हीं की बात चलेगी यहाँ, तो आप जो कहेंगे वो उसे मानना होता है। ये अथॉरिटी है। मान लिया किसी मेहमान के आने पे चाय बनाने का दायित्व आपका है, इसका मतलब है कि किचन में जाने का और उसे यूज़ करने की अथॉरिटी आपको अपने आप मिल जाती है। बगैर किचन में जाने की अथॉरिटी पाए और वहाँ का जो मटेरियल है उसे यूज़ किए बिना क्या आप किसी को चाय बनाकर पिलाने की जिम्मेदारी निभा सकेंगे? नहीं। तो आप जानते हैं कि उत्तरदायित्व के साथ साथ अधिकार भी चाहिए। तो जब भी प्रबंधक अपने उत्तरदायित्वों को किसी अधीनस्थ के साथ साझा करता है, यानी कि अपने किसी सबॉर्डिनेट के साथ अपने उत्तरदायित्व को बांटेगा, तो वह उसे अपने कुछ अधिकार भी टेम्परेरीली उस कार्य को संपन्न करने के लिए देगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये
अस्थायी रूप से फॉर टाइम बीइंग जो कुछ अधिकार अपने सबॉर्डिनेट को सीनियर के द्वारा दे दिए जाते हैं, इसी को प्रत्यार्पण भारार्पण कहा जाता है, यानी कि डेलीगेशन कहा जाता है। प्रत्यायोजन या भारार्पण कहा जाता है। भारार्पण दरअसल एक ऐसी क्रिया है जिसे अपनाकर प्रबंधक अपने कार्यों को इस तरह से विभाजित कर लेते हैं जिससे वह संपूर्ण कार्य के केवल उस भाग का निष्पादन करे जिसे केवल वह स्वयं ही संगठन में अपने विशिष्ट स्थिति के कारण प्रभावशाली ढंग से कर सकता है, और शेष कार्य को वह अन्य लोगों से कराता है जो उसे करने में सक्षम होते हैं। ये बात किसने कही? लुइस एलन ने। बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, प्रबंधक जो बड़ा प्रबंधक है, जिसे आप जनरल मैनेजर कह सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो सिर्फ वही कर सकता है, तो उन कार्यों को वो अपने लिए बचा के रखता है। बाकी विभिन्न कार्य जो उसके सबॉर्डिनेट कर सकते हैं, जो वह भी कर सकता है, लेकिन उन कार्यों को वह स्वयं नहीं करता क्योंकि वह किसी से करा सकता है। लेकिन उन कार्यों को करने के लिए कुछ अधिकार चाहिए होते हैं। वह उन लोगों को कुछ समय के लिए उन कार्यों को कम से कम पूरा करने के लिए जो अधिकार चाहिए वो उन्हें हस्तांतरित करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक अधीनस्थ से एक अधिकारी के हस्तांतरण का मतलब जवाबदेही का हस्तांतरण नहीं है। ध्यान ये रखिएगा कि जब भी कोई भी अधिकारी अपना कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति से कराएगा और उसे उस कार्य को संपन्न करने का अधिकार भी देगा, इसका मतलब यह नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी बड़े अधिकारी की नहीं रही। अकाउंटेबिलिटी उसी सीनियर अधिकारी की रहेगी जिसने अपने अधिकार कुछ समय के लिए किसी अन्य को दिए हैं, अपने सबॉर्डिनेट को दिए हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद वह यह नहीं कह सकता कि भाई ये कार्य तो मैंने इनको दे दिया था तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की रहेगी जिसे मूल रूप से वह कार्य करना था, जो सीनियर मोस्ट है। तो कार्यों के लिए जवाबदेही अभी भी सीनियर मोस्ट यानी वरिष्ठों की रहती है। प्रभावी रूप से यानी इफेक्टिवली प्रतिनिधिमंडल में अधीनस्थों को कम महत्वपूर्ण नौकरियों के लिए प्राधिकरण का वितरण शामिल है। जवाबदेही का हस्तांतरण नहीं होता है। आप अथॉरिटी तो दे सकते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपकी मम्मी ने आपको चाय बनाने की जिम्मेदारी दे दी और किसी कारण से आगंतुक जो था यानी कि जो गेस्ट था उसे अगर अच्छी चाय नहीं मिल पाई, तो मम्मी ये नहीं कहने लगेंगी कि भाई चाय मैंने तो नहीं बनाई, चाय इन्होंने बनाई इसलिए अच्छी नहीं बन पाई, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ऐसा नहीं होगा। अगर चाय अच्छी नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं आपकी जो मम्मी हैं उन्हीं को थोड़ी सी झेप महसूस होगी, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और शायद वह अपनी तरफ से आपसे माफ़ी मांगे कि भाई, वो गेस्ट से माफ़ी मांगे कि भाई मैं आपको अच्छी चाय नहीं पिला सकी। यानी कि जिम्मेदारी लेने से वह मना नहीं कर सकती अगर कोई चाय या कोई भी नाश्ता अच्छा नहीं बना। तो ध्यान रखिएगा, जो डेलीगेशन होता है, अंग्रेज़ी में हम इसे भारार्पण को डेलीगेशन बोलते हैं। इसके 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला, अधिकार। अगर आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि कोई जिम्मेदारी निभाए तो आपको उस जिम्मेदारी को निभाने का अधिकार भी उसे सौंपना पड़ेगा। बिना अधिकार के वह व्यक्ति कोई भी उस कार्य को संपन्न नहीं कर सकेगा। आमतौर पर प्राधिकरण किसी संगठन के ऊपरी स्तर पर अत्यधिक केंद्रित होता है, यानी कि ज़्यादातर जो अधिकार होते हैं प्राधिकरण यानी अधिकार, वो ज़्यादातर जो टॉप मोस्ट मैनेजर्स होते हैं उन्हीं के पास रहते हैं। ठीक है, या यूं कहें कि प्राधिकरण का प्रभाव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है, यानी कि अधिकारी का अपने अधीनस्थ पर अधिकार होता है। अधिकरण प्राधिकरण की सीमा या दायरा संगठन के नियमों और विनियमों पर निर्भर करता है कि क्या उनके नियम हैं, किसके पास कौन से अधिकार रहेंगे। तो अधिकार यानी कि अथॉरिटी ऑफ डूइंग समथिंग और नॉट लेटिंग अदर्स टू डू एनीथिंग और समथिंग। ओके, उत्तरदायित्व की अगर हम बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्रतिनिधिमंडल में जिम्मेदारी का कुछ हस्तांतरण भी शामिल होता है। तकनीकी रूप से यानी कि टेक्निकली अगर हम कहें, एक अधीनस्थ का दायित्व जो होगा वह अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से निर्वहन करना होगा। यानी कि आपका जो ड्यूटी है आप उसे सही से निभा लें, यही आपका उत्तरदायित्व है। यह अधीनस्थ अधिकारी संबंध से उत्पन्न होता है क्योंकि अधीनस्थ अपने अधिकारी द्वारा दिए गए कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरदायित्व ऊपर की ओर प्रभावित होता है क्योंकि एक अधीनस्थ सदैव अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा। तो जो कि देखिए, जो नीचे वाला है वो अपने सीनियर के प्रति उत्तरदायी होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की ओर चलेगी क्योंकि ये ऊपर वाला नीचे वाले से रिपोर्ट मांगेगा।
तो इसको ऊपर की ओर रिपोर्ट करना होगा और ये अपने सीनियर को ऊपर रिपोर्ट करेगा। लेकिन जो अधिकार होता है वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल अगर कोई जिम्मेदारी किसी को देंगे तो उसको अधिकार भी देंगे उस कार्य को करने का, फिर वह अपने अधिकार को प्रयोग करते हुए हो सकता है अपना अधिकार अपने किसी जूनियर को सौंप दे। ओके, तो आप इस बात समझ पा रहे होंगे। भारार्पण जब कभी किया जाता है, भारार्पण माने कुछ समय के लिए अपनी जिम्मेदारी अपने जूनियर को दे देना और अपने अधिकार भी, कुछ अधिकार भी अपने जूनियर को दे देना, इसको भारार्पण कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरदायित्व और अधिकार के बीच एक विशेष संबंध यहाँ पर बनता है, यानी कि उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार यानी अथॉरिटी, इनके बीच एक विशेष संबंध बनता है। जब हम किसी कर्मचारी को कोई कार्य के लिए जिम्मेदारी देंगे तो हमें उसे आवश्यक अधिकार भी प्रदान करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम पाएंगे कि वह कर्मचारी उस कार्य को सही से निभा नहीं पाया। यूं भी कह सकते हैं कि प्रभावी प्रतिनिधि मंडल के लिए प्राधिकरण को जिम्मेदारी का पूरक होना चाहिए। यहाँ प्राधिकरण का तात्पर्य अथॉरिटी से ही है। ठीक है, यदि अधिकार उत्तरदायित्व से अधिक हैं तो वह उसका दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन अगर उत्तरदायित्व अधिकार से अधिक हैं तो आवंटित कार्यों को वो सही से पूरा कर पाए ऐसी क्षमता उसे नहीं मिल पाएगी। उसके बाद में एक तीसरा शब्द आता है जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि कोई कार्य को जो उसे मिला है उसको निभाना, लेकिन जवाबदेही का मतलब है कि वह कार्य जब निभा दिया गया तो उसके बाद में अच्छा हुआ या खराब हुआ उसकी जवाबदेही यानी कि उसकी अकाउंटेबिलिटी। तो निसंदेह अधिकार जो है उसका अंतरण आप कर सकते हैं, इससे उच्च अधिकारी के तौर पे आपका कार्य आसान हो जाएगा कि आपने अपना कार्य अपने जूनियर्स को दे दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी जो जूनियर्स होंगे वो आपके कार्यों को हो सकता है आपसे बेहतर भी कर लें। ठीक है, लेकिन बेहतर कार्य के बाद भी जवाबदेही किसकी रहेगी? उच्च अधिकारी की रहेगी। अगर कार्य खराब हो गया तो भी जवाबदेही किसकी रहेगी? उच्च अधिकारी की ही रहेगी। ठीक है, अधीनस्थ केवल और केवल अपने कार्यों को बांट सकते हैं, जवाबदेही को अपने जूनियर्स में बांट नहीं सकते। जवाबदेह जो सीनियर रहेगा, जो अधिकारी रहेगा, वही जो है जवाबदेह जवाबदेह रहेगा, वरिष्ठ अधिकारी ही जवाबदेह रहेगा। अधीनस्थ आपके कार्य को बांट सकते हैं, आपकी जवाबदेही बांट नहीं सकते, यानी कि जवाबदेही बतौर अधिकारी आप ही की रहेगी। तो ये डेलीगेशन आपने समझ लिया कि ये क्या है। ये बड़े अधिकारियों को थोड़ी सी सुविधा देता है कि अपने कार्यों को वह अपने जूनियर्स से करा सकें। इसका महत्व तो ये है कि आप सही से प्रबंधन कर पाते हैं। जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास तमाम सारे ऐसे कार्य होते हैं जो उन्हें करने होते हैं, तो सारे कार्य अगर वह स्वयं करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ गैर महत्वपूर्ण कार्य भी उन्हें करने पड़ेंगे। तो वो चाहते हैं कि जो साधारण कार्य हैं या कुछ थोड़ा सा टेक्निकल कार्य हैं, बहुत टेक्निकल नहीं है, वह अपने अधीनस्थों से करा लें। तो इस तरह से वो कराते हुए महत्वपूर्ण कार्यों पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, इसीलिए प्रभावी प्रबंधन हो पाता है। कर्मचारियों को जब नए नए कार्य करने के अवसर मिलते हैं, उन्हें अधिकार मिलते हैं, तो वह उनका उपयोग करते हैं। इस तरह से वो लगातार सीखते हैं। अगर वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो डेलीगेशन के माध्यम से सीनियर्स अपने जूनियर्स को सिखाते भी हैं कि दिस वे टू गो, दैट वे टू डू। इससे कर्मचारियों का विकास होता है। कर्मचारियों का अभिप्रेरण, देखिए अभिप्रेरण माने होता है मोटिवेशन। जब आप किसी कर्मचारी को कोई दायित्व देते हैं और उसको निभाने का उसे अधिकार भी दे देते हैं, तो बड़े अधिकारों के साथ कर्मचारी मोटिवेटेड फील करते हैं, उनमें नया आत्मविश्वास आता है और आत्मसम्मान का अनुभव होता है। इस तरह से वे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित भी हो जाते हैं। विकास की सुविधा, जैसा कि उल्लेख किया गया है, भारारोपण प्रक्रिया कर्मचारियों को बेहतर निर्णय निर्माताओं और प्रबंधकों के रूप में विकसित करने में काफ़ी मदद करती है और इस तरह से वह अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त कर पाते हैं इन कार्यों को करते हुए, क्योंकि कार्य ही कार्य को सिखाता है, आपने पढ़ा होगा। तो संगठन के विस्तार की प्रक्रिया में भी यह बड़ा सहायक है, क्योंकि इनके पास पहले से ही उपयुक्त कार्यबल होते हैं जो पर्याप्त रूप से सक्षम होते हैं, जिन्हें आपने अपने कार्य करा लिए, अपने जूनियर से वो बड़े कार्य भी करा लिए जो आपको करने थे, तो अब वह प्रमोशन के लिए भी तैयार होते हैं। एक और बात होती है प्रबंधन पदानुक्रम। इसका मतलब यह होता है कि भारार्पण जो होता है वह अधिकार अधीनस्थ संबंध स्थापित करता है, प्रबंधकों के सोपान के लिए आधार होता है। यानी कि प्रबंधकों में कौन सा प्रबंधक के अधिकार में कौन कौन से कर्मचारी आएंगे, फिर उनके अंडर में कौन कौन से कर्मचारी होंगे, ये कहीं ना कहीं एक पदानुक्रम डेवलप होता चला जाता है। यह अधिकार की सीमा और प्रवाह सीधे सीधे निर्धारित करता चलता है
क्योंकि अथॉरिटी जो है वह ये तय करती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं एक स्केलर चैन धीरे धीरे डेवलप होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेलीगेशन के माध्यम से बेहतर समन्वय की स्थापना हो पाती है। प्रबंधक अधिकारों और उत्तरदायित्व को अपने अधीनस्थों में अवैध रूप से विभाजित करते हैं और कार्य के पूरा न होने के लिए कर्मचारियों को जवाब देना पड़ता है। कार्य का यह क्रमबद्ध विभाजन प्रत्येक व्यक्ति को कार्य की एक स्पष्ट तस्वीर जो है प्रस्तुत करता है और कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी कि जब वह अपने दायित्व को, उत्तरदायित्व को कुछ अधिकारों के साथ टेक्निकली अवैध रूप से विभाजित करते हैं, तो अगर वह उस व्यक्ति को आप पाते हैं कि वह अपना कार्य अच्छे से नहीं निभा पा रहा है, तो उसकी जवाबदेही बनती है। तो कहीं ना कहीं वह काफ़ी सीरियसली उस कामों को करता है। तो अधीनस्थों को कर्तव्य जो दिए जाते हैं उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। तो कहीं ना कहीं आप पाते हैं कि कार्य का जो प्रबंधन है वह बहुत अच्छे से होता है और आपस में समन्वय स्थापित करना आसान हो जाता है। फिर बात करेंगे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की। तो केंद्रीकरण का मतलब होता है जो बड़े अधिकारी हैं सारे के सारे अधिकार उनके पास सुरक्षित रहें, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जो अधीनस्थ हैं उनमें अधिकार बांट दिए जाएं। तो यही अधिकार तो आप देख रहे थे प्रत्यायोजन में भी अपने सबॉर्डिनेट को दिए जाते हैं, और यही डिसेंट्रलाइजेशन में भी मैंने आपको बोला। अंतर क्या है दोनों में? तो संक्षेप में मैं अगर आपको बताऊं कि डेलीगेशन जो होता है वो किसी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए अस्थायी अधिकार सौंपता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन स्थायी रूप से जो जूनियर्स होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं, उनको कुछ अधिकार सौंप देता है। मान लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल है, वो कुछ समय के लिए किसी फैमिली ट्रिप पर 1 सप्ताह के लिए गए हुए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में अगर उन्होंने वाइस प्रिंसिपल को इंचार्जशिप दे दी है, तो वह प्रिंसिपल के केवल रूटीन कार्यों को निभाएंगे, लेकिन वह प्रिंसिपल के उन अधिकारों को का उपयोग नहीं कर सकते जिनके अंतर्गत वह किसी को अपॉइंट कर लें, किसी की नियुक्ति दे दें, किसी को सस्पेंड कर दें। यह कार्य वह संभवतः वह नहीं कर पाएंगे कर्मचारियों के संबंध में। ठीक है, यानी ऑपरेशनल अधिकार तो उन्हें मिलेंगे, लेकिन तमाम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उन्हें नहीं मिलेगी, और वह केवल 1 सप्ताह के लिए होगा, उसे डेलीगेशन कहा जाएगा। लेकिन अगर लंबे समय के लिए वही अधिकार जो प्रधानाचार्य खुद जिन दायित्वों का निर्वहन करता है, अगर वह वो अपने दायित्व और अपने अधिकार परमानेंटली अपने सबॉर्डिनेट यानी कि वाइस प्रिंसिपल को अगर दे देता है, तो माना जाएगा कि उस संगठन में डिसेंट्रलाइजेशन है, वहाँ पर शक्तियों का जो है वह बंटवारा है, यानी कि केंद्रीकरण नहीं है। तो डिटेल में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है हम जानेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आज के वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो लाइक करें और उसे कमेंट में बताएं भी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है या कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करें, और उससे भी हमें अवगत कराएं। इससे हमें आसानी रहेगी कि हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, उसको हम और बेहतर कर सकें। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने देखा, हम आपके आभारी हैं, और इसी तरह से आप वीडियोस देखते रहें, अपने साथियों के साथ साझा करते रहें। उम्मीद है ये वीडियोस आपको लर्निंग में, आपके व्यवसाय अध्ययन के पठन पाठन में सहयोग कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और आप इनसे लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।